वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तलाक़ तफरीज़ पर। इस पर मज़ीद भी कुछ और बात करेंगे, लेकिन शुमाइला का क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले एड्रेस करेंगे। सर, इन्होंने कहा है कि इनके हस्बैंड ने जो है इन्हें नोटिस भेजा था तलाक़ का, अभी 2 महीने हो चुके हैं, यूनियन काउंसिल में रजिस्टर हो चुकी हुई हैं और ये पूछना चाह रही है कि नहीं गया। उन्होंने बताया कि हमारे तक आया, अगर यूनियन काउंसिल में गया होता तो ऑब्वियसली यूनियन काउंसिल वाले इनको अप्रोच करते हैं। तो अब ये पूछना चाह रही हैं कि क्या, क्योंकि अभी इनके जो हस्बैंड का कुछ ख्याल है कि वो वापस जो है इनको बुलाना चाह रहे हैं और ये भी वापस जाना चाह रही हैं, तो ये पूछना चाह रही हैं कि हमारी शादी की क्या हैसियत है। इन्होंने ये भी मेंशन किया कि हस्बैंड के कहते हैं कि मैंने तो दी नहीं ऐसी कोई ऐसा कोई नोटिस भेजा ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। बल्कि इसमें एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि ये अक्सर प्रैक्टिस की जाती है पाकिस्तान में भी और बाकी दूसरे मुल्कों में भी, कि आप खुद से आपस में बैठ के डिवोर्स पे अनाउंस कर देते हैं लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करवाते। कानूनी हैसियत क्या है ऐसी शादी की जिसमें आप 10 दफ़ा 40 दफ़ा अनाउंस कर चुके हैं लेकिन रजिस्टर नहीं हुई? इसका जवाब लेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं लाहौर से बात अपने टीवी सेट की प्लीज़ आवाज़ आहिस्ता कर दें। जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, आसमा। जी आसमा, बताइए। मैंने ये बात करी थी ना, जिसको हक में बताया गया ना हमारा, तो उन्होंने हमारे साथ उन्होंने कहा था कि सुनना वगैरह में सरकार। जी आसिया, अपने टीवी सेट की आवाज़ आहिस्ता करें, अदरवाइज कॉल आपकी ड्रॉप हो जाएगी। हेलो, उन्होंने ये कहा था कि जो सोना है ना मुश्तरका है मियां बीवी का। जी आसिया, आई एम सेइंग अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ कम कर दीजिएगा प्लीज, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, मेरी टेलीविजन की आवाज़ बंद है। जी अब सही आई आपकी आवाज़। हाँ जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे हस्बैंड है ना, उनका जो सोना है ना मतलब मुश्तरका था, अब वो चाह रहे थे कि ना कि अब वो बेचना चाह रहे हैं। अगर मेरी रजा नहीं है, हम दोनों का नहीं सोना, तो क्या हो सकता है? जी थैंक यू वेरी मच आसिया। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इनके पास कोई ज्वेलरी है, दोनों की मुश्तरका जो है वो पोजेशन में है। अब वो पूछना चाह रही हैं अगर मेरे हस्बैंड जो है इसे अकेले ही बेच देते हैं मेरी कंसेंट के बगैर, तो क्या वो सही होगा या नहीं? शुमाइला के सवाल की तरफ पहले चलना चाहूँगा कि आपने सुना पूरा सवाल, वो आप क्या सजेस्ट करते हैं इनको? इसमें ये है कि हम जो इस वक्त टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है मुस्लिम फैमिली लॉस जो एक्ट, उसमें तो ये है कि 3 माह यानी जब तलाक प्रोनाउंस होती है ना, उसके बाद 3 माह तक का टाइम है। वो तलाक प्रोनाउंस रिटर्न भेजेंगे चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल को, एक कॉपी उसकी आएगी फीमेल को। उसके बाद वो चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल इन दोनों को कॉल करेगा, प्रोसेस शुरू होगा और फिर 3 माह के बाद उनको ना वो फाइनल करेंगे। 3 माह के अंदर रुजू हो सकता है? रुजू हो सकता है। और इससे पहले किसी भी सूरत यानी किसी भी टाइम ये दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए अब इनकी अगर वो फाइनल नहीं हुआ तो इनका कंप्रोमाइज़ जो है ना वो हो सकता है, मुमकिन है। और इनकी शादी जो है वो वैलिड होगी, ये वापस जा सकती है। शुमाइला, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह की अभी आरिफ महमूद चौधरी साहब ने बताया, हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, कि आपकी अगर तीनों तलाक़ें हैं, जो भी जिस तरह से नोटिस आपको आया, यूनियन काउंसिल में अगर गया या नहीं गया वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर यूनियन काउंसिल में गया है तो 3 माह के अंदर अंदर रुजू जो है वो पॉसिबल है, आप दोबारा से रुजू कर सकते हैं। जी सर, आसिया के सवाल की तरफ चलते हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो कोई जेवर है जो वो उनके हस्बैंड बेचना चाहते हैं लेकिन उनकी रजा शामिल नहीं है, तो वो पूछना चाह रही हैं कि क्या वो बेच सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर तो ये मुश्तरका मालिक हैं तो फिर तो इनके हस्बैंड इनकी मर्जी के बगैर नहीं बेच सकते, और अगर इनके हस्बैंड कुल्लुहुम मालिक हैं, सोल ओनर हैं, तो फिर वो बेच सकते हैं। जी, या हो सकता है कि ये वही जेवर हो जो कि उन्होंने शादी वगैरह में इनको गिफ्ट किया हो, तो ये इनकी मर्जी के बगैर, आसिया की मर्जी के बगैर इनके हस्बैंड ना उसको फरोख्त नहीं कर सकते। बल्कि सबसे पहले शरीयतन भी, कानूनन भी, अगर शादी के मौके पे कोई जेवर दिया जाता है या कोई भी ब्राइडल गिफ्ट दिया जाता है किसी भी किस्म का जो है, वो तो उस पे तो वो तो खातून का हक है। खातून का हक है, ये तो उसमें अब बहुत वाज़ेह है। जी, डावरी आर्टिकल्स के ज़िम्मन में आएगा वो। बिल्कुल। आर्बिट्रेशन काउंसिल पे थोड़ी सी सर बात करना चाहूँगी कि एक चेयरमैन की क्या अथॉरिटी है? अगर चेयरमैन कुछ डिसीजन लेता है तो उसकी क्या स्टैंडिंग है, वो कितना बाइंडिंग होता है पार्टीज पर? जैसे मेंटेनेंस के मुतालिक हम बात करते हैं ना, नॉन नफके पे हमने पहले भी बात की कि सेक्शन 9 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, कि मेंटेनेंस के लिए आप केस भी कर सकते हैं नॉन नफके के लिए। यूनियन काउंसिल में भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे मेंटेनेंस नहीं दी जा रही। अगर यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, अगर वो कोई डिसीजन लेता है उसमें और मेंटेनेंस खातून को दे देता है, नॉन नफका अवार्ड कर देता है, तो उसकी क्या हैसियत है, कितना बाइंडिंग है वो, कितनी उसकी इन्फोर्सेबिलिटी है? देखिए, इसका ना चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल के ने जो उसमें पावर्स है ना वो बड़ी उनको मिनिमाइज़ किया गया है वो, लेकिन जब वो कोई ऑर्डर पास करता है तो उसकी वही हैसियत होती है जैसे कि वो कोई सिविल जज या जज फैमिली को, उसकी एग्जीक्यूशन उसी तरह से हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह की होगी। मामला वो रेफ़र करेगा कलेक्टर को कि जनाब ये मेरी एग्जीक्यूशन हुई है, इसके ऊपर मेरे तो लिहाजा बाप जो है ना इसके ऊपर, वो कलेक्टर को मामला रेफ़र करेगा और कलेक्टर जो है ना ऑर्डर 21 के तहत
ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी के तहत जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होंगी या प्रोसीजर होगा वो अडॉप्ट करेगा। जी बिल्कुल सर, सस्ते और फौरी इंसाफ की हम अक्सर बात करते हैं, पाकिस्तान में ये चीज़ अभी तक इतनी फंक्शनल नहीं हुई। आप क्या देखते हैं ख़ासतौर पर फैमिली लॉज के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर सस्ता और फौरी हमें चाहिए, क्योंकि दूसरे जितने भी केसेस हैं उनका प्रोसेस समझ में आता है, इनकी इतनी लंबी प्रोसीडिंग्स चलने की क्या लॉजिक है, क्या सिस्टम है, आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं? इसमें ना जो फैमिली लॉज के मुतालिक है ना, तो कानून ने अपील हो या फैमिली ट्रायल हो फैमिली सूट में, तो उसकी ना मुद्दत एक मुकर्रर कर दी हुई है कि ट्रायल के लिए 6 माह है, अपील के लिए 4 माह है। इसके अलावा कुछ अवामिल होते हैं, कुछ वकला साहबान के मामला आ जाते हैं कि उनकी मसरूफियत ज़्यादा होती है, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स भी हैं, लेकिन कुछ मसरूफियत का अमल जो है वो ज़्यादा होता है। कॉलर लेंगे सर, बात यहीं से आगे शुरू करेंगे। आखिरी प्रोग्राम के प्रॉब्ली या शायद आखिरी कॉलर ही हूँ, कुछ प्रोग्राम का वक्त कम रह गया, बाकी देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं पेशावर से बोल रही हूँ, सलमा। जी सलमा साहिबा, सवाल बताइए और अपने टीवी सेट की आवाज़ भी प्लीज़ कम कर दें। जी अच्छा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी हेलो जी हम सुन रहे हैं आपको। जी मेरी 2 साल हो गए कि मैं अपने घर में रहती हूँ, अम्मी अब्बू के घर में। मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाले, ठीक है, और मेरा बेटा है एक जो 20 दिन का था और उसने मुझे घर से निकाला है। तो अब अदालत में मेरी केस चल रही है, ना तो मुझे खर्चे देते कुछ, ना वो मुझे घर ले जाना चाहते। तो अब मैं कहती हूँ कि क्या करूँ मैं। जी बच्चा आपके पास है? जी हाँ, बच्चा मेरे पास है, ना उसका खर्चे देते और ना मेरा खर्चे देते, कुछ भी नहीं करता वो। जी थैंक यू वेरी मच सलमा। अभी आप प्रोग्राम देखती रहें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सर जी, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर करें, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सलमा का क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। कीप वॉचिंग इंसाफ 24/7 विद इरम एंड इरफान।